हाँ, तो सबसे पहले मैं इस शंकराचार्य कॉलेज के कैंपस को बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है और ज़िंदगी में हम सब जहाँ तक भी खड़े हैं, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, वो ऐसे ही किसी विद्या के मंदिर की कृपा से और उसकी ब्लेसिंग से पहुँचे हैं। मैं उसको बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम करता हूँ। और विद्या के मंदिर में आके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में पूरे देश में अलग अलग मंचों पर पिछले 25 साल से लगातार बोलने जाता हूँ, लेकिन मैं आपसे बाई हार्ट ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी मैं स्टूडेंट्स के बीच में आता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हैं। जिंदगी में किसी और की जिंदगी बनाने से ज्यादा बड़ी और कोई काम नहीं हो सकता। जिंदगी बनाने वाला वो है, जन्म देने वाला वो है, लेकिन हमारी जिंदगी बनाने वाला जमीन पर भगवान के बाद अगर कोई है तो वो हमारा टीचर है। तो उस टीचर को बहुत प्रणाम। और सबसे बड़ा जो दिलचस्प वाकया होता है कि स्कूल और कॉलेजेस में आने से कि हमें एक साथ भगवान और भक्त दोनों के दर्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों कम्युनिटी है, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोग यहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए आए हैं। आप सब जब 9th 10th में थे और जब आपने अपना स्ट्रीम डिसिप्लिन चूज किया, तब कितने लोगों को ये पता था कि आपको जिंदगी में इंजीनियर ही होना है? थैंक यू, बहुत बढ़िया। यही ऑल ओवर वर्ल्ड यही रेशियो है। सिर्फ 10% लोगों को पता होता है कि उनको जिंदगी में क्या होना है। कितने लोगों को 9th 10th के बाद 11th में इंजीनियरिंग का स्वप्न माँ ने, पिता ने, पड़ोसी ने, जिया जी ने, ताऊ जी ने, फूफा जी ने, वर्मा जी ने, शुक्ला जी ने, महेश्वरी जी ने, मिश्रा जी ने या जैन साहब ने दिखाया था? ठीक, 5% लोगों को किसी और ने सपना दिखाया, 10% लोगों को खुद पता था। 85% लोग कैसे आए? You are not honest with yourself. Be honest. ठीक है, मैं फिर से ये दोनों सवाल दोहराता हूं। कितने लोग हैं जिनको शुरू में पता था 11th में आते ही कि हमें इंजीनियर होना है जिंदगी में? क्योंकि अगर आपको पता होता तो जो पहले 10% लोगों ने हाथ उठाए थे वही सही लोग थे। ये बाद वालों ने बचने के लिए हाथ उठाया है। अब मैं बताता हूं, आप ना बताएं तो मैं बताता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं था, पता नहीं है आज भी, कि यहां से इंजीनियरिंग कर लेने के बाद हमें आगे एमटेक करना है, एमएस करना है, सीधा जॉब में चले जाना है कि क्या करना है ना? ये सच्चाई है? गुड। अब बात आसान हो जाती है। अब देखो, मैं आपसे सीधी सीधी और आसान बातें करूंगा, कोई मुश्किल बात नहीं करूंगा जो आप ना कर सकें, जो आपके लिए आपकी परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं हो, ऐसी मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि अरे कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये इस तरह का मैं मोटिवेशन करने आपके साथ नहीं आया हूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? आसमान में छेद करने के लिए रॉकेट बनाना पड़ता है। और रॉकेट को कहां से छोड़ते हैं? लॉन्च पैड से। लॉन्च पैड वो जगह होती है जहां से वो रॉकेट अपना सफर तय करता है। वो सफर चाहे स्पेस तक हो, वो सफर चाहे मून तक हो, और वो सफर चाहे मार्स तक हो। तो लॉन्च पैड जहां से हर रॉकेट अपनी उड़ान के लिए चलता है। अभी आपकी जिंदगी में आप कौन से पैड पे हो? लॉन्च पैड पे हो। आपने अपना रॉकेट, फायरिंग चालू हो गई। आप देखते होंगे टेलीविजन पर, जब कभी भी कोई हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कोई रॉकेट भेजते हैं, तो 100-200 साइंटिस्ट एक साथ बैठ जाते हैं और उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और फिर जैसे ही रॉकेट
छोड़ दिया जाता है, सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं, अपने अपने माइक्रोफोन उतार रहे होते हैं, अपने ट्रुप लीडर को जाके हक कर रहे होते हैं। आपने देखा ना ये सब? ऐसा ही आपकी और हमारी ज़िंदगी में होता है। हम सब लॉन्च पैड पे लगे हुए हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2, 1, 0 करेक्ट। कई बार ऐसा होता है, रॉकेट उड़ता ही नहीं, है ना? और कई बार कैसा होता है, रॉकेट उड़ता है और अभी साइंटिस्ट खुशियां मना रहे होते हैं, डिसअपेयर हो जाता है। कई बार क्या होता है, रॉकेट उड़ता है, स्पेस में रहता है, वापस लौटते वक्त हुआ था ना, एक इंडियन साइंटिस्ट भी थी उसमें, है ना? ये बिल्कुल यही सब हमारी जिंदगी में भी होता है। और ये सब कब होता है? ये सब तब होता है जब लॉन्च पैड के लेवल पर हमारी तैयारियां कैसी हैं। टेक ऑफ के पहले हमने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को कितना चेक किया है, कितना अपडेट किया है, कितनी मेहनत की है, उस हिसाब से उतनी दूर हमारा रॉकेट ट्रैवल करता है। अब आप सब लॉन्च पैड पे आ गए हो, आपने चाहे जैसे भी हो इंजीनियरिंग चूज कर ली है। अब आप में से ज्यादातर लोगों की समस्या ये है, जो दुनिया में ज्यादातर लोगों की समस्याएं हैं, आप ऐसे मत समझना कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है ना? दुनिया में हर एक के साथ हर समय 80% ऐसा चल रहा होता है जो उसको पसंद नहीं आता। हर एक के साथ, हर एक के साथ। इस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी 80% चीजें ऐसी चल रही होती है जो उनको लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये जिंदगी की सच्चाई है। आपके साथ भी ऐसा चल रहा है। कई लोगों को ये इंजीनियरिंग नहीं जम रहा होगा, कई लोगों को क्या है कि इंजीनियरिंग का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं चल रहा होगा, किसी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर नहीं चल रहा होगा, किसी के साथ क्या हो रहा होगा कि वो जो साइड में बेंच में आदमी बैठता है वो इतना मतलब इरिटेटिंग है, ठीक है। और कई लोगों के साथ क्या हो रहा होगा कि ओवरऑल इंजीनियरिंग करने के बाद जो इंजीनियर्स की हालत है इस देश में जॉब मिलने को लेके, वो बात उसको अभी से परेशान कर रही होगी, जबकि अभी उसने कितने 2 सेमेस्टर क्लियर किए हैं, कि फर्स्ट सेमेस्टर है, वहीं पे उसकी ये हालत है कि वो अभी से सोच रहा है पूरा क्लियर कर लूंगा, फिर बाहर निकलूंगा, फिर अरे बाप रे, क्या आंकड़े बोल रहे हैं कि 70-80% लोगों को जॉब नहीं मिलती। तब देखो जो भी सच्चाई है दुनिया की, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। ये आंकड़ेबाजी है ना, ये फालतू चीजें हैं। आप एक दिलचस्प बात सुनना, जो व्यापार में है, बिजनेस में है, उसमें भी सिर्फ 10% लोग हैं जो टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। बाद के 10% लोग हैं जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद फिर 70% लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही साइज में काम शुरू करते हैं, एक ही साइज में खत्म कर देते हैं। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ बुरा हो रहा है ऐसा मत सोचना। मैं आपसे एक बात बताऊं, जो एक मशहूर कहावत है, देयर इज अ नो फ्री लंच ऑन दिस प्लेनेट। यहां पर मुफ्त में कभी किसी भी चीज में कुछ नहीं मिलता। आपको कुछ भी पाने के लिए अगर आपको सिर्फ एक लाइन का एक सूत्र चाहिए जिंदगी में सफल होने का, चाहे वो दुनिया की कोई भी फील्ड हो, तो वो एक लाइन का सिर्फ एक ही सूत्र है। आप में से कितने लोगों को पता है वो सूत्र? हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। करीब 20-22 लड़कियों को पता है सिर्फ ये बात, लड़कों में 2-3 लड़कों को पता है। सिर्फ हार्ड वर्क, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप किसी भी फील्ड में करोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे जहां तक के लिए आपने सपने में सोचा होगा। थोड़े दिनों पहले मैं YouTube में देख रहा था, एक मिस्टर गायकवाड़ हैं, लातूर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव के। उन्होंने इंजीनियरिंग की पूना आके। जब वो पूना इंजीनियरिंग करने आए तो इतने कम पैसे थे कि पूरा परिवार एक साथ नहीं रह सकता था, तो उनकी मदर उनको लेकर आ गई और सिलाई कढ़ाई करके 10-10, 20-20 रुपए की सिलाई कढ़ाई करके उन्होंने बच्चे को पढ़ाया। और वो जब इंजीनियर बन गया तो अगेन उसको जॉब नहीं मिली।
पूना के एक इंडस्ट्री ने अपने यहाँ के टॉयलेट साफ करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया और गायकवाड़ साहब ने उसको भर दिया। अभी गायकवाड़ साहब कहाँ है मैं आपसे शेयर करता हूं। अभी गायकवाड़ साहब के पास अपना चार्टर प्लेन है, 10,000 एम्प्लॉय अकेले उनके पास दिल्ली में है। हिंदुस्तान की लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री का घर, प्रधानमंत्री का दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एम्स, ये सब की क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। पूरे इंडिया में उनके पास 1 लाख एम्प्लॉय है। और ये जो 108 एम्बुलेंस दौड़ रही है हिंदुस्तान के कई राज्यों में, उसका पूरा मैनेजमेंट पीपीटी पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ वही रन कर रहे हैं। अभी उन्होंने पुलिस के लिए भी वैन निकाली है और 400 वैन उन्होंने मध्य प्रदेश में चालू की है कि 100 नंबर डायल करते हुए आप स्टेट के किसी भी हिस्से में हो, 15 मिनट के अंदर पुलिस की हेल्प आप तक पहुंच जाएगी। ये तालियां उन जीनियस लोगों के लिए है, गायकवाड़ साहब जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने जिंदगी में ये बतला दिया कि अगर हमने इंजीनियरिंग कर ली तो हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आप इंजीनियरिंग में आए हो, आपको इस इंजीनियरिंग को अपना पैशन बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये इंजीनियरिंग करनी है तो आपको इससे वैसे ही प्यार करना पड़ेगा जैसे कि सचिन साहब ने किससे किया, बल्ले से किया, और अश्विन साहब ने किससे किया, बॉल से किया, और मोदी साहब ने किससे किया, पॉलिटिक्स से किया, देश से किया, है ना। आप जब तक अपने अंदर वो चीज पैदा नहीं करेंगे तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका इंजीनियरिंग करना, जिंदगी के 4 साल लगाना, और बाद में आपने एमटेक और एमएस किया तो और 2 साल लगाना, और उसके बाद जॉब में जाना, ये कुछ काम का नहीं रहेगा अगर आपने अभी से उसकी एवरीडे कोई तैयारी नहीं की। जैसे कि आप एक उदाहरण के लिए समझो, यहां से एक ट्रेन चलती है, एक कार चलती है, हर एक के पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि उसको कौन सी रोड पर चलना है, कहां टर्न लेना है ना, और कहां पर रेड सिग्नल देख के रुक जाना है। आप में से कितनों के पास अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है? ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। थैंक यू वेरी मच, आप सब बहुत ऑनेस्ट है, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जब तक आप अपनी लाइफ का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे और सुबह उठेंगे, रात को फेसबुक व्हाट्सएप करते करते आप सोएंगे, सुबह किसी तरह उठेंगे, कई लोग, आधे से अधिक लोग उठा के भेजे गए हैं घर से, आधे से अधिक लोगों को ज़बरदस्ती कुछ खिलाया गया है क्योंकि वो इस तरह उठे कि उनको भूख ही नहीं लगी, क्योंकि कुछ ऐसा खास करके सोए नहीं ना। जब कुछ आप खास नहीं करते ना ज़िंदगी में तो आपको भूख नहीं लगती, जब आप बहुत अच्छा करते ना तो आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आई रात को, तो सोने का अभी एक तरीका मैंने देखा, दिख रहा है? हाँ, क्या हो रहा है ये? स्क्रॉलिंग, स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और आज का पूरा दिन खत्म हो गया, कल का खत्म हो गया, पता लगा हफ्ते भर पीछे तक की पोस्ट देख रहे हैं। ऐसे थक थक के लोग सो रहे हैं, वैसे ही थके हुए उठ रहे हैं, वैसे थके हुए कॉलेज में आ रहे हैं, वैसे ही थके टाइप जब टीचर पढ़ा रहा है तब उसकी तरफ देख रहे हैं, और वैसे ही थके फिर घर जा रहे हैं। अरे ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। जिंदगी क्या चीज है? इस प्लेनेट पे 84 लाख टाइप ऑफ लाइफ है ना, 84 लाख। मतलब आप अगर फिश में देखेंगे तो नियर अबाउट 20,000 टाइप ऑफ फिश सिर्फ हमारे नीचे बंगाल की खाड़ी में। फिर बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में और तस्मानियन सी में सब जगह अलग अलग फिश है। आप प्लांट्स देखोगे तो एक मैंगो, कॉमन फ्रूट मैंगो, लगभग 350 टाइप्स ऑफ मैंगो है दुनिया में। मतलब 84 लाख स्पीसीज में जो आप हो, इट इज अ मैक्सिमम, फाइनल।
फाइनल इवॉल्व होके आप ह्यूमन बीइंग बने हो। इस प्लेनेट पे आदमी बनने के बाद और कुछ बनना नहीं बच जाता। आप इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस पे पहुंच चुके हो, अब यहां से आपको आगे की जर्नी खुद करनी है। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि इस जिंदगी में अगर जीने का सबसे कोई दिलचस्प तरीका है, सबसे खूबसूरत कोई चीज है, तो वो क्या है? अपने ड्रीम का पीछा करना, अपने सपने के पीछे भागना। अब आप मत बोल देना भैया मेरा तो सपना ही निहारिका है। भैया किसी का नाम निहारिका होगा तो प्लीज मुझे माफ करें, पर्सनली मत लें उसको। मुझे यही नाम इस वक्त ख्याल आया। यहां आके हमको लगता है जिंदगी का एक नया फेज स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब बहुत छोटे होते हैं ना, मतलब 3 साल 5 साल, तब से उनको कोई चीज बड़ी फैसिनेट करती है। जैसे आप में से अगर किसी ने पढ़ी होगी विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी, किसी ने पढ़ी? विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि वो बहुत छोटे से गांव में रहते थे, रामानुजपुरम, त्रिवेंद्रम के, और एक जगह है फेमस रामेश्वरम। रामेश्वरम के पास एक बहुत छोटे से गांव में वो रहते थे। उस गांव में स्कूल भी नहीं था। वो 4 किलोमीटर पैदल जंगल के रास्ते से रोज स्कूल जाया करते थे। और आप में से बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम हिंदी मीडियम से आए हैं तो शायद हमारे लिए रास्ता मुश्किल होगा आगे जॉब पाने का। तो मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्लास 11 तक तमिल मीडियम से पढ़े हुए हैं। ठीक है? मैं बताना क्या चाहता हूं, तो कलाम साहब लिखते हैं कि मैं जब बचपन में अपने गांव में था और आते जाते मुझे ऊपर हवाई जहाज दिखते थे, तो मैं हमेशा उन पर सवार हो जाता था और सपना देखता था कि कभी मैं भी ऐसी उड़ाने भरूं। बाद में वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। उन्होंने ऐसी चीजें बनाई कि आप यहां बटन दबाओ और 2500 किलोमीटर तक उनका जहाज जाएगा। तो उनके दिमाग में तब से एक सपना सवार हो गया कि मुझे क्या है। और दिलचस्प बात है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। तब उनको समझ में आया कि एरोनॉटिक इंजीनियर बनने के लिए मुझे साइंस की स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। और जब वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे थे तब उनके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने शादी के कंगन बेचकर उनकी फीस का पेमेंट किया था। हाँ? और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमें सिर्फ जोहरा के उस सैक्रिफाइस पे तालियां नहीं बजानी चाहिए। अगर हम सब यहां बैठे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे घर, हमारे परिवार का भी बड़ा सैक्रिफाइस आप लोगों के पीछे होगा। हमको उनको भी ताली बजानी चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को जिंदगी में उनके प्रति अगर आपके मन में ग्रेटिट्यूड नहीं है, सम्मान नहीं है, आभार नहीं है, तो मुझे माफ किया जाए ये कहने के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो और बन भी नहीं पाओगे। अगर ये सब आपको बनना है जिंदगी में तो हमेशा इन लोगों के प्रति अपने जिगर में जितना ग्रेटिट्यूड रख सको रखो। अपने पिताजी का हाथ पे लेकर, बेटियों तुम अपने फादर को कहो आई लव यू पापा, आप हैं तो मैं यहां। आप अपनी मां का हाथ लो और उसको कहो रोज एक बार दिन में, मां तू है तो मैं हूं। और फिर देखना जिंदगी आपकी तरफ कैसे नियामतें लेकर आती है, क्योंकि वही जड़ें हैं। और जब जड़ अच्छी होती ना, जड़ में खाद होता है, जब जड़ में पानी होता है, जब जड़ के ऊपर धूप पड़ती है, तब क्या